जो एजेंट होते हैं ना वो हमें लेकर बेच देते हैं आगे दूसरे एजेंट के हाथ। वो फिर हमें ख़रीदता है, फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो हमें कब वहाँ से आगे निकालेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रोटी टाइम पे मिलती है, कहीं कहीं 10-10 दिन मिली नहीं है, कभी पानी नहीं, कभी कुछ नहीं, एक बाथरूम, वो भी बाथरूम नहीं होता, वो इसी तरह एक कितने कितने दिन और हफ्ते भूखे रहे? कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 8 दिन। तो उस वतन के हालात अच्छे होते तो कभी आप डंकी न लगाते? कभी कभी रोना आता है, दिल करता है कि सारा कुछ छोड़ दें, वापस चले जाएं। जीने के लिए 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो तो मिलती है। डंकी की बेसिकली जो इसकी तशरीह है ना, बहुत से मैंने इंटरव्यू सुने हैं और लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से किया, लेकिन मेरे नज़दीक जो डंकी की क्या नाम है उसकी तशरीह है ना, वो है डंकी से मुराद वो जो होती है ना खच्चरें वगैरह और गधी, गधी। यानी कि देसी जुबान में डंकी या डंकी लगाने को जानवरों से तशबीह दी गई है। जानवरों से तशबीह दी गई है। आपको 2.5 साल लगे घर से निकलने के बाद इटली पहुंचने में। हाँ जी, इटली सिर्फ कश्मीरी साथ लिखा हो तो पनाह दे देता है। पनाह दे देते हैं, सिर्फ कश्मीरी लिखा हो। आप कश्मीरी ना होते, वो इटालियन ना होते तो आज आप करोड़पति ना होते। नहीं, कभी नहीं। कोई हसरत बाकी है या मर जाना चाहते हैं? बस वो एक अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा इटली और कश्मीर के नाम। ये डंकी क्या होती है, ये लगा के कैसे लोग जाते हैं, इस सिलसिले से 4 बार गुजरने वाले एक कश्मीरुल नस्ल नूरुल इस्लाम आज के गोरख धंधा में हमारा साथ देंगे। और ये एपिसोड जो है मैं चाहूँगा कि जो नौजवान हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, पूरी दुनिया के अंदर उर्दू और हिंदी को समझने वाले वो इसको ज़रूर देखें और एक सबक अमेज़ और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने इस एपिसोड में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? मैं खैरियत से हूँ। मैं 15 साल के बाद आपसे मिला हूँ आज, ऐसा ही है? बिल्कुल जनाब, 15 साल तकरीबन। आप कहाँ रहे 15 साल? मैं 15 साल इटली में। कैसे गए इटली? इटली डंकी लगा के। ये डंकी का क्या मतलब है? डंकी की बेसिकली जो इसकी तशरीह है ना, बहुत से मैंने इंटरव्यू सुने हैं और लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से किया, लेकिन मेरे नज़दीक जो डंकी की क्या नाम है उसकी तशरीह है ना, वो है डंकी से मुराद वो जो होती है ना खच्चरें वगैरह और गधी। गधी। हम लोगों को वो रास्ते में जिस तरह ले कर आते हैं ना, वो सिलसिला इसी तरह होता है जैसे हम भेड़ बकरियों को, गधों को गाड़ियों में लाते हैं और उनको उनकी जगह पर रखते हैं, इंसानों वाली जगह पर नहीं रखते। बेसिकली इसकी तशरीह ये बनती है। यानी कि देसी जुबान में डंकी या डंकी लगाने को जानवरों से तशबीह दी गई है। जानवरों से तशबीह दी गई है। तो ये जो डंकी आप लगाते हैं, मैं तो ये समझ रहा था कोई टायर की ट्यूब होती है, उसको गले में डालते हैं या बैठते हैं तो उसके जरिए करते नहीं, हैं। बेसिकली इसकी तशरीह जो है वो मैंने आपको जो बताया है वही है इसकी तशरीह। क्यों गए थे इटली? बेरोज़गारी। किसने मशवरा दिया? किसी ने बस अपनी मर्ज़ी से। घर वालों को बता के? नहीं, घर वालों ने नहीं इजाज़त दी थी। बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं, रास्ता ख़राब है, ज़िंदगी और मौत का सफ़र होता है, इसलिए उन्होंने नहीं इजाज़त दी, भाग के निकले थे। किस साल में? मैं तकरीबन 2007 में निकला था लास्ट टाइम और 2009 में पहुंचा था, 2.5 साल में। आपको 2.5 साल लगे घर से निकलने के बाद इटली पहुंचने में? हाँ जी। मैं ये तो बाद में बताऊंगा कि आप कितने बड़े इस वक्त करोड़पति हैं जी। लेकिन ये 2.5 साल क्यों लगे? 2.5 साल इसलिए लगे क्योंकि उस टाइम रास्ता थोड़ा दुश्वार था और जो एजेंट होते हैं ना वो हमें लेकर बेच देते हैं आगे दूसरे एजेंट के हाथ। वो फिर हमें ख़रीदता है, फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो हमें कब वहाँ से आगे निकालेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रोटी टाइम पे मिलती है, कहीं कहीं 10-10 दिन मिली नहीं है, कभी पानी नहीं, कभी कुछ नहीं, एक बाथरूम, वो भी बाथरूम नहीं होता, वो इसी तरह एक खड्डा बना होता है जिसमें बंदा वाशरूम करता है। जब घर वालों को नहीं बताया तो पैसों का बंदोबस्त कैसे किया? नहीं, बड़े भाई को बोला था, उन्होंने इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन मैंने बिना बताए उनको लास्ट टाइम फ़ोन पर बोला था जब मैं पाकिस्तान की हदूद छोड़ने लगा था कि मैं निकल आया हूँ। तो अब मजबूरी है उनको पैसे भेजने हैं। अभी उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने पैसों को बंदोबस्त करना था। नूरुल इस्लाम भाई, आप लोग खुद पैसे दे के उधार उठा कर किसी को अपने आप को पैसे दे के बेच देते थे, लेकिन रास्ते का उस टाइम इतना पता तो नहीं था ना। आपने कहा एक एजेंट हमें दूसरे एजेंट को बेच देता है, इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह ये है कि वो जैसे मैंने आपको डंकी का बताया ना, वो गधे वाला काम हो गया। हमें एक ने ख़रीदा, उसने दूसरे को बेच दिया, उसने आगे उससे आगे वाले को बेच दिया। बेसिकली ये डंकी जो है ना, हम
बिकते बिकते पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे। ठीक, कितने एजेंटों के हाथे चढ़ते हैं? बहुत लातादाद। लातादाद। 2.5 सालों में क्या हुआ ये भी पूछूंगा, लेकिन ये बताएं इन 2.5 सालों में कितनी बार कोशिश की कि मैं इटली पहुंचूं? 2.5 साल में तकरीबन 3 बार डंकी लगाई है और 3 बार नाकाम हुआ। लास्ट चौथी बार जब लगाई है तो फिर पहुंचा। वो जो 3 बार नाकाम हुए कैसे? वो बस पकड़े जाते थे रास्ते में, पुलिस ने पकड़ लिया या आर्मी ने पकड़ लिया, ईरान वालों ने पकड़ लिया या तुर्की वालों ने पकड़ लिया, लास्ट तुर्की तक पहुंचते थे। कहाँ से कहाँ डंकी लगाना पड़ती थी? डंकी बेसिकली तो हमारी डंकी तो अपने घर से शुरू हो जाती थी। जिस बंदे से बात होती थी वो कहता था कि इस टाइम पे वहाँ से निकलो मीरपुर से फिर कराची और कराची से फिर आगे उनकी मर्ज़ी है। वो 3-4 बॉर्डर लगते थे ईरान के साथ, किसी भी तरफ वो लेके जाएं। कितने ममालिक से हो के वहाँ इटली तक पहुँचे? पाकिस्तान के बाद ईरान के बाद फिर तुर्की है, तुर्की के बाद कुछ लोग तो डायरेक्टली इटली आते हैं, लेकिन हमारा जो सफ़र था वो यूनान का था। लेकिन यूनान जाने के लिए भी बेसिकली बीच में और रास्ते आते हैं, जैसे सर्बिया हो गया, मकदूनिया, हंगरी, इस तरह के जो ममालिक हैं, लेकिन हम डायरेक्टली पहुँचे थे। इटली से कितने दूर थे जब तीनों बार पकड़े गए? हम तुर्की से पकड़े गए हैं। तुर्की से पकड़ के कहाँ ले जाते थे? वापस बैक, वो भी वापस की स्टोरी उससे दर्दनाक है। क्यों? क्योंकि आना थोड़ा आसान था, तो वो तो सिर्फ एजेंट मारते थे या जो हमें आगे लेके जाते थे, जो उन्होंने आगे बंदे रखे होते थे वो मारते थे, पैसे लेते थे, भूखे रखते थे। लेकिन वापसी की जो स्टोरी है ना, वो जो पुलिस चौकी वाले थे ना, वो बहुत मारते हैं। तो कितने कितने दिन और हफ्ते भूखे रहे? कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 8 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी मिल गया, कभी मिला ही नहीं। मैं एक इंसान होते हुए दूसरे इंसान की इस बात को कैसे मान लूँ कि 10 दिन भी भूखे रहे? बहुत 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 मुश्किल सफ़र होते हैं ये रास्ते में, क्योंकि हम बिके हुए होते हैं। सब याद है? सब याद है। जब चौथी बार कोशिश की तो कामयाब हो गए? चौथी बार कामयाब हो गए, वो 16 दिन में पहुंच गए, जहाँ पे पहले 2 महीने 6 महीने साल लगता था। लास्ट टाइम पे मैं चौथी बार जो है 16 दिन में पहुंच गया। मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी? हाँ, लास्ट टाइम ये इंटरेस्टेड स्टोरी है। एक बार हम तुर्की में पकड़े गए तो वहाँ पे हमको आर्मी ने पकड़ा है। तो आर्मी ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की, खाने की चीज़ें दी, हमारा मेडिकल किया, इनको कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम और कोई ऐसी बीमारी जो रास्ते में खारिश वगैरह बंदे को हो जाती है, क्योंकि वो हमको भेड़ बकरियों के कमरे में रखते हैं। हमें रहने वाले जानवरों के साथ रखते हैं? जानवरों के साथ रखते हैं। वो नीचे से कागज़ बिछाया हुआ था, वही बदबू। तो मुशर्रफ साहब की फौजी हुकूमत थी और तुर्की के फौजी आपको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे? तुर्की के फौजी ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि ये मुशर्रफ ने बोला हुआ है कि हमारे जो भी बंदे आप पकड़ें उनसे अच्छे तरीके से सलूक करें और उनको वापस भेजें पाकिस्तान वापस भेजें। मुशर्रफ साहब को दुआ देते हैं? मुशर्रफ साहब को दुआ देते हैं। अच्छा, चौथी बार 16 दिनों में जब पहुंची तो जब कश्ती पे बैठे, कश्ती थी ना ये लास्ट टाइम? जी, कश्ती थी। किस नौइयत की कश्ती थी? वो स्पीड बोट थी बेसिकली। वो तो 2 बंदों की होती है, लेकिन हम 26 लड़के थे उसमें। 2 बंदों की जगह 26 बैठ गए? 26 बंदे बैठे हुए थे। तो समुंदर था? समुंदर, नीला पानी? नीला पानी। कौन चला रहा था? वो एक मेरे ख्याल में उन्हीं का कोई बंदा था, पता नहीं कौन से मुल्क का था। तो जब बैठे कश्ती में, वो इंजन वाली थी, तो कितनी देर में पहुंचे इटली के अंदर? हम उस टाइम गालबन रमज़ान था, तो हमने रोज़ा अफ्तार किया। तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था यूनान का, और उसके बाद फिर सुबह 4 बजे पहुँचे। रात को रोज़ा इफ्तार करके बैठ गए और शहरी टाइम के बाद पहुँच गए? हाँ, शहर के टाइम हम वहाँ पे पहुँच गए। कितने अखराजात आए उस टाइम? मेरे ख्याल में गालबन कोई 12 लाख पाकिस्तानी लगा था। ये जो वक्त आपने देखा, जो भूख और अफलास आपने देखी, जो मारें खाई, ये सब कुछ देख सुनने के बाद देखने वालों को क्या बताएंगे? देखने वाले तो यही बोलेंगे रास्ता ख़तरनाक है, बेहतर है कि इतना पैसा लगा के आप अपने मुल्क में भी अगर रोज़गार करें तो जीने के लिए बहुत है। इटली में आपको 15 साल हो गए? हाँ, 15 साल हो गए। लेकिन आप दूसरों को ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने आप नूरुल इस्लाम बैठे हैं, आप इस वक्त करोड़पति हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सब ख्वाहिशें पूरी हुई? ज़िंदगी की सब ख्वाहिशें पूरी है। जब कैंप में गए तो फिर क्या हुआ? कैंप वाले भी बहुत अच्छे थे, इटालियन जितने भी मिग्रेंट्स थे सब अच्छे थे। खाने पीने के उन्होंने सामान दिया, रहने की जगह दी, कपड़े, जूते और महीने के मंथली वो पैसे भी देते थे।
ये अंग्रेज चीटी चमड़ी वाला गैर मुस्लिम इतना चंगा। सर जी हम अपने मुल्क के लोगों से ये लोग अच्छे हैं। फिर कहें अपने मुल्क के लोगों से ये लोग अच्छे हैं। इनमें इंसानियत है। इंसानियत है, तहफ़्फ़ुज़ है, कानून है, हर चीज़ है। पूरी दुनिया में वाहिद इटली और दूसरा पूरी दुनिया में वाहिद कश्मीरी होना, इस बेस के ऊपर आपको पनाह मिलती है। हाँ, हमें इसी बेस पे पनाह मिला कि हम कश्मीरी हैं। क्यों हम इतने मजलूम हैं? मजलूम है क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, बोलने वाला तो कोई है नहीं। सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर मजलूम कौन है। इटली सिर्फ कश्मीरी साथ लिखा हो तो पनाह दे देता है। पनाह दे देते हैं, सिर्फ कश्मीरी लिखा हो। आप कश्मीरी ना होते, वो इटालियन ना होते, तो आज आप करोड़पति ना होते। नहीं, कभी नहीं। बताना पसंद करें कि किस नौयत का कारोबार करते हैं इटली में? जी मेरी बेसिकली बार्बर शॉप है। शॉप्स हैं? हाँ जी, कितनी? फिलहाल 3 है। 3 शॉप्स अभी रन कर रहे हैं। हाँ जी, कितने लोगों का वसीला बने रोजगार का आप? 6 बंदे हम काम कर रहे हैं। ये कैसे बना लिया आपने? बस वो अल्लाह का शुक्र है। पहली नौकरी क्या की? पहले मैंने खेत में काम किए। खेतों में? हाँ जी, कितना अरसा? वो तो थोड़ा अर्से किया लेकिन मुश्किल काम था, छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास हुनर था हेयर कटिंग का। फिर मैंने जॉब अप्लाई की हुई थी, जॉब मिल गई। अगर वो हेयर कटिंग का हुनर पाकिस्तान से ना होता तो आज आप 3 बार्बर शॉप्स के मालिक ना होते। नहीं, कभी नहीं। तो ये कैसे काम सीख लिया था बार्बर वाला? मेरे पास बचपन में शौक था। बचपन में ये शौक था? शौक था। मैं 3री क्लास में पढ़ता था जब मैंने ये हेयर कटिंग का काम सीखा। ये जो 3 दुकानें बनाई, खेतों में काम करके बनाई? खेतों में काम करके। खेतों में क्या करते थे? खेतों में बेसिकली वही जो हमारे पाकिस्तान में होता है। अंगूर तोड़ते थे? अंगूर तोड़ते हैं, माल्टे और ये इस तरह का। कितनी तनख्वाह पर डे मिलती थी? 6 घंटा 6 रुपये 1 घंटे के मिलते थे, 6 यूरो। कितने घंटे करते थे? कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी 15। कभी 60, कभी 90 मिलते हाँ थे। जी, बिल्कुल। आज पर डे कितना कमाते हैं? अभी वो बताना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। कभी सोचा था वो पहाड़ों में पैदा होने वाला, जंगलों के साथ रहने वाला नूरुल इस्लाम डेंकी लगा के जाएगा और आज इतना कुछ कर देगा? ये सब मेरे मौला का करम है। आज जो बाकी लोग डेंकी लगा के वहाँ जाते हैं उनकी क्या मदद करते हैं? जिस तरीके से भी हेल्प हो, कोशिश करते हैं कि हमने अगर बुरा टाइम देखा है ना तो आने वाले बंदों के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो। इटली कैसा मुल्क है? बहुत अच्छा है। कितना बड़ा मुल्क है? बहुत बड़ा है। सारा घूमे? सारा घूमे। आज इंग्लैंड में मेरे सामने बैठे हैं, कभी सोचा था यहाँ आएंगे? बस वो एक ख्वाब था, आज पूरा किया है। और ये भी सोचा था कभी किसी को इंटरव्यू दे रहे होंगे? नहीं, ये भी नहीं सोचा था। ये भी नहीं पता था कि 15 साल के बाद मुलाकात भी होगी, क्योंकि हर बंदा अपनी टेंशन में पड़ा हुआ अपने काम के सिलसिले में। अभी दौर ही ऐसा आ गया कि बिना काम के गुजारा भी नहीं है। किसी दौर में नूरुल इस्लाम आपकी बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें होती थीं, आपने वहाँ पे भी बड़ी स्ट्रगल की, आज बदल गए। वो ज़िंदगी के नशे व फराज हैं, ये तो ज़िंदगी के साथ साथ चेंज होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। क्या बताएं। शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे, कारोबार, शादीशुदा, सब कुछ है। पसंद की शादी की? पसंद की शादी की है। सब कुछ मर्जी का किया? सब कुछ मर्जी का किया और मर्जी का मेरे रब ने दिया है। कोई हसरत बाकी है या मर जाना चाहते हैं? बस वो एक, क्या बताएं आपको कि तकरीबन ज़िंदगी की हर ख्वाहिशें पूरी हुई है। कितनी मेहनत की? मैंने तो बहुत की है। बहुत की है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मैंने तो बहुत की है, बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन अगर बैक पे देखते रहे तो फिर आगे चलना मुश्किल है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, जो अच्छा था या बुरा था गुजर गया, अभी अल्लाह का शुक्र है। कोई ख्वाहिश है ऐसी जो पूरी करना चाहते हैं? बस अल्लाह के घर में जाने की ख्वाहिश है और अनकरीब इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि पूरी हो जाए। अल्लाह का करम है, कोई दूसरों की मदद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बता के तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना कमा रहे हैं ना उससे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कर रहे हैं। और जिनके कर रहे हैं उनका बता नहीं सकते, क्योंकि वो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। तो वतन की याद आती है? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी दिल करता है वहाँ जाके रहें? मैं तो हर बार कहता हूँ कि वापस चला जाऊँ, पीछे काम चल रहा है, बंदे काम कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन मजबूरी है, बच्चों का मुस्तकबिल है, स्कूल पढ़ते हैं, स्टडी है, उनको भी फिर छोड़ के जा नहीं सकते, जिम्मेदारी है, क्या करें। तो उस वतन के हालात अच्छे होते तो कभी आप डेंकी ना लगाते? कभी कभी रोना आता है, दिल करता है कि सारा कुछ छोड़ दें, वापस चले जाएं। जीने के लिए 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो तो मिलती है, लेकिन ये हमारे अंदर जो हसद है ना, वो हमने पाल के रखा हुआ है, अमीर बनने का शौक। लेकिन ये सब दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कुछ किया नहीं है, किसी ने भी नहीं किया, और आखिरत की कोई फिक्र कर भी नहीं रहा। अभी जो मेन चीज़ है वो है आखिरत। दुनिया को तो काम हो गया अल्लाह को राज़ी करने, वो हमसे राज़ी हो जाए बस।
लोगों के पास पैसा आता है वो तो दुनिया आखिरत सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो किसी को नहीं बोले, वही हमारी सादगी है, वही हम है, कोई नखरे वाली बात नहीं है। आखिर पे देखने वालों को ये जो सोबतें बर्दाश्त की सारा कुछ देखा, एक लफ्ज़ में यही कहेंगे मत करें ऐसा। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं करें। लीगल रास्ता देखें, बहुत से मुल्क हैं जो आपको लीगल तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, वीज़े दे रहे हैं, वो आप काम कर लें। ये डंके वाला काम बहुत ख़राब है। खराब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।